देखिए बेटे, इसके बाद जो नया टॉपिक है हम लोगों का वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, देखिए तो देखिए स्टोक्स लॉ का ये कहना था कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं तो वो लेयर जो इस ऑब्जेक्ट को टच करती हैं वो लेयर इस ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड मोशन को क्या करती हैं, अपोज करती हैं। कैसे अपोज करती हैं? तो आंसर है बाय अप्लाइंग द विस्कस फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अगर एक बॉडी को हम पानी में डिप करते हैं, डालते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है, नीचे की तरफ अपने वेट से नीचे की तरफ मूव करती है। तो स्टोक्स लॉ का कहना था कि जो लेयर इस ऑब्जेक्ट को टच करती हैं वो लेयर इस ऑब्जेक्ट के इस डाउनवर्ड मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करने के लिए इस डाउनवर्ड मोशन में जो बॉडी डाउनवर्ड मोशन में जा रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स अप्लाई करती हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो विस्कस फोर्स होती है ये विस्कस फोर्स एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे इस बॉडी की वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे इस बॉडी पर लगने वाली विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होती है। और ये कैसे होता है उस बात को हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये बात तो समझ आ गई बेटे बात। तो अगर मैं स्टोक्स लॉ को लिखूं तो स्टोक्स लॉ का ये कहना था, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ व्हेन एन ऑब्जेक्ट immersed in liquid, the layers which touches an object oppose its downward motion by applying the viscous force on it, and this viscous force goes on increasing as velocity of an object इंक्रीजेस। और हम इसे बहुत सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जैसे कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं तो शुरू में ऑब्जेक्ट का वेट तो ज़्यादा होगा लेकिन ऊपर लगने वाली विस्कस फोर्स कैसी है, कम है। तो एक फोर्स नेट फोर्स नीचे की तरफ बनेगी और फोर्स क्या करती है, बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। और एक्सेलरेशन होता क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो वो अपनी वेलोसिटी से फिर नीचे जाएगी, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स फिर बढ़ना चालू हो गई। अब विस्कस फोर्स बढ़ गई, वेट अभी भी ज्यादा है, वेट अभी भी ज्यादा है, विस्कस फोर्स अभी भी इतनी ज्यादा नहीं कि इसे रोक दे। फिर से एक नेट फोर्स बनेगी, वो नेट फोर्स बनेगी तो क्या करेगा, फिर से इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। फोर्स क्या क्रिएट करती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करती है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे नीचे वेलोसिटी भी इंक्रीज होती चली जाती है तो ऊपर लगने वाली विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होती है। तब तक इंक्रीज होती है जब तक कि नीचे लगने वाली फोर्स ऊपर लगने वाली फोर्स के बराबर ना हो जाए। इतनी बात तो समझ में आती है बेटे बात। अब देखना जरा कैसे होता है। तो आंसर है बेटे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कंटेनर है। थोड़ा ध्यान से देखना, इस कंटेनर के अंदर ना हमने क्या करा, किसी एक ऑब्जेक्ट को ऐसा डाल दिया। तो हम देखते हैं कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर डालते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कैसे काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। दिस इज W, ऑब्जेक्ट का वेट। तो एकदम शुरू में जैसे हमने इस बॉडी को डाला तो इसके वेट से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है और इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट है। और वेट कितना है, सपोज टू बी 10 न्यूटन है। कितना, 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन अगर इस बॉडी का वेट है तो इस बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। उस बॉडी की वेलोसिटी है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इसने क्या करा, जैसे ही इस बॉडी को हम पानी में डिप करते हैं तो ये क्या करता है, अपने साथ वाली एक लेयर को क्या करता है, अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो लगने वाली फोर्स ऑफ एडेशन है वो कैसी होती है, एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बॉडी अपने वेट से नीचे जाना चाह रही है, तो जैसे नीचे इसके अंदर डिप करती है तो जो लेयर इस ऑब्जेक्ट को टच करती है ये वाला ऑब्जेक्ट उस वाली लेयर को एडेसिव फोर्स लगा के अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ही इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हम क्या देखते हैं कि ये बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो ये लेयर भी इसी ऑब्जेक्ट के साथ नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू करती है। जैसे कि अगर हम पानी में अगर डूबते हैं तो क्या हम पानी में सूखे नीचे निकल जाते हैं? नहीं। तो जो लेयर पानी की हमारे साथ टच करती हैं वो लेयर
जितनी वेलोसिटी से हम नीचे जाते हैं उतनी वेलोसिटी से वो लेयर जो हमसे टच है वो भी उतनी वेलोसिटी से नीचे जाती है। तो एग्जैक्टली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट जिस लेयर को अपने साथ अट्रैक्ट करता है एडहेसिव फोर्स से, उस लेयर को जिसकी वेलोसिटी शुरू में 0 थी, उस वाली लेयर को अपने साथ नीचे की तरफ लेके जाता है। कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। लेकिन हम इसका रिजल्ट ये देखते हैं कि जैसे ही ये लेयर नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चलना शुरू करती है, तो इसके नेबरहुड में जो लेयर है, ये वाली इसके जो पड़ोस में जो लेयर है, ये लेयर एक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले ये इन सब लेयर की वेलोसिटी कितनी थी? 0, सब एट रेस्ट थे। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट इसमें डाला, उसके रिस्पेक्ट में ये लेयर क्या करने लगी? मूव करने लगी, मोशन में आ गई। तो जैसे लेयर मोशन में आती है तो दूसरी लेयर क्या करेगी? उसके मोशन को अपोज करेगी। तो इस वाली लेयर जो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रही है, इसके मोशन को अपोज करने के लिए क्या लगाएगी? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। और मान लो ये फोर्स इसने लगाई 1 न्यूटन की। कितनी लगाई? 1 न्यूटन की फोर्स। अच्छा, अब ये बताओ, अगर ये लेयर नीचे जा रही है तो इस लेयर पे भी कितनी फोर्स लग रही होगी? 10 न्यूटन की। तो इस लेयर पे नीचे की तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ इस लेयर पे 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे। कितनी नेट फोर्स होगी? 9। तो ये वाली जो लेयर होती है, नीचे वाली लेयर, ये यूं जा रही है, ऊपर वाली लेयर इसको पकड़ती है ऐसा। तो ये 10 से नीचे जाना चाह रहा है, ये 1 से इसे ऊपर खींच रहा है। तो ये वाली जो नीचे वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर को भी क्या करती है? अपने साथ नीचे खींच लेती है। कितनी वेलोसिटी से? 9 से। कितनी फोर्स लगा के? 9 फोर्स लगा के 9 की वेलोसिटी से ये से नीचे खींच लेगी। नहीं है बेटे समझ में? तो जैसे इसकी पड़ोस वाली लेयर नीचे की तरफ चलना शुरू करती है, नीचे की तरफ आना शुरू करती है, तो इसके बराबर वाली लेयर फिर वो इस उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना शुरू कर देती है। नहीं है समझ में? अब इसने भी 1 न्यूटन की तरफ फोर्स लगा दी। अब ये वाली जो इसके नीचे वाली लेयर है, ये कितनी वेलोसिटी चल रही है? अब 9 से। ये कितना लगा रही है ऊपर? 1 से। तो अब फिर इन दोनों के बीच में ये वाली लेयर इस वाली लेयर के मोशन को अपोज करेगी। तो अब नेट फोर्स कितनी बनी? 8। अब 8 से ये वाली लेयर इसको रोकना चाहती है और ये वाली से नीचे ले जाना चाहती है। तो इस वाले की ताकत ज्यादा है, इस वाले की ताकत कम है। तो ये क्या करती है? ये वाली लेयर इस वाले को भी नीचे 8 से खींचना शुरू करती है। तो हम अल्टीमेटली ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम ये जो हमारे बॉल ऑब्जेक्ट है, इससे हम जैसे जैसे दूर चले जाते हैं, इस कंटेनर की वॉल के जितने नजदीक आते चले जाते हैं, तो ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती है? धीरे धीरे कम होती है। पहले वाली की कितनी थी? 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर धीरे धीरे करके कितनी हो जाती है? ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। और ये हमने देखा भी है, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं तो हम देखते हैं बाहर वाली जो साइड वाली लेयर होती है वो एट रेस्ट की रेस्ट में रहती है, लेकिन जो साइड में लेयर होती है वो क्या होती है? थोड़े मोशन में आ जाती है। जो यहाँ पर डालते हैं उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ये वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। ये बात समझ में आई? तो इसके लिए इस सब लेयर के, ये इस बॉडी के मोशन को रोकने के लिए इन सब लेयर ने क्या डेवलप करा? एक विस्कस फोर्स लगाई। सबने क्या लगाई? एक विस्कस फोर्स लगाई। और ये विस्कस फोर्स कैसे लग रही है? इन अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है। ये वाली जो विस्कस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ये कितनी होती है? ये हमें बताया स्टोक्स लॉ ने बताया। ये बात समझ में आई बेटे बात? तो जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं तो जो लेयर इस ऑब्जेक्ट को टच करती हैं, वो लेयर क्या करती हैं? वो सारी लेयर इस ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड मोशन को अपोज करती हैं बाय अप्लाइंग द विस्कस फोर्स। और इस विस्कस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है वो हमें इसने बताया, स्टोक्स लॉ ने। स्टोक्स लॉ ने बताया कि देखिए, ये जो विस्कस फोर्स Fv होती है, ये किस पे डिपेंड करती है? तो इन्होंने बताया ये डिपेंड करती है किस पे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। दूसरा क्या बताया? इसमें इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि इस पे लगने वाली विस्कस फोर्स कितनी होगी। और नंबर तीसरा बताया इस ऑब्जेक्ट के साइज पे। अगर ये स्फेरिकल है तो इसका साइज कितना होगा? दिस इज r। रेडियस डिसाइड करता है। रेडियस बड़ा होगा तो साइज बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा स्फीयर का तो साइज छोटा होगा। नहीं है समझ? अब हमें ये नहीं पता, ये तो पता है कि इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, और हो सकता है डिपेंड ना भी कर रहा हो। तो अब हमें क्या करना है? इसका फार्मूला ड्राइव करना है। याद करो, हमने उन्हें 11th क्लास में पहले भी फार्मूला बनाया है। हमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना है अगर वो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो हम जब किसी एक फार्मूले को हम ड्राइव करते हैं तो हमारे 3 मोटिव होते हैं उसे ड्राइव करने के। पहला मोटिव ये होता है कि हमें ये बोल तो दिया कि ये विस्कस फोर्स इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये विस्कस फोर्स इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमें ये पता नहीं कि सच में डिपेंड कर भी रही है या नहीं कर रही। तो पहला तो हम ये चेक करेंगे डिपेंड कर भी रही है या नहीं कर रही। दूसरा हमारा उद्देश्य मोटिव ये होता है ये पता लगाने का कि इन तीनों क्वांटिटी पर डिपेंड तो कर रही है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रही है? किसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और नंबर तीसरी बात जो हमें इसमें पता करनी होती है वो ये होती है कि कौन ज्यादा डिपेंड कर रही है, किस पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी वो वाली फिजिकल क्वांटिटी पर ये विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा डिपेंड करेगी। तो 3 मोटिव के लिए हम इसे सोल्व करते हैं। आइए फटाफट समझते हैं। तो देखो जी, Fv क्या है? विस्कस फोर्स।
तो इसको एफ वी लिखा, इस प्रोपोर्शन को उठा के हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, और यहां पर इस विस्कस फोर्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6 पाई। याद है तो आप लिखो, नहीं तो इसको ऐसा कैसा के का के लिखा रहने दो। ईटा ये कितना है, ईटा ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, रेडियस। हमने इसकी पावर ए मान लिया, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी। अब आगे बनाइए। अब ये विस्कस फोर्स की डायमेंशन होती क्या है, इस इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। विस्कस फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, इसकी कोई डायमेंशन तो होती नहीं है। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है, हमने लास्ट क्लास में लिखा था एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो इसकी जगह मैं लिखूँ यहाँ पर तो कितना आ गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, और इसकी पावर कितनी है, दिस इज ए। और v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1, ये कितना है b। और r क्या है, रेडियस, रेडियस एक लेंथ होती है, लेंथ की कितनी होती है l, और ये कितना हो गया, दिस इज l, और इसकी पावर है c। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो m की पावर कितनी आती है a, l की पावर कितनी आती है माइनस a, t की पावर कितनी आती है माइनस t माइनस a, l की पावर कितनी आती है b, t की पावर कितनी आती है माइनस b, l की पावर कितनी आती है c। अब यहां पर देखा हमने m तो m ही है भाई, तो m की पावर कितनी है हमारे पास, दिस इज a। यहां पर भी l है, यहां भी l है, यहां भी l है, और आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो अगर मैं यहां लिखूं तो l इज इक्वल टू माइनस a, और कितना आ गया, प्लस b और प्लस c। यहां पे भी t है, यहां पे भी t है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना है, किसके इक्वल आ गया, माइनस a और माइनस b। और यहां पर कितना दिया हुआ हमें, m की पावर कितनी है, दिस इज 1, और l की पावर कितनी है, दिस इज 1, और t की पावर कितनी है, माइनस 2। तो उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ पावर्स LHS टू RHS। तो एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दोगे आप मुझे, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x की पावर 3 है और y की पावर m है, तो m किसके इक्वल आ गया, तो आंसर है कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग है। अगर मैं इसको भी x लिख दूं तो अब m की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि हम दोनों का कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों के बेस सेम है। अगर दोनों के बेस सेम है तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। एग्जैक्टली मुझे लेफ्ट हैंड साइड की पावर को, ये लेफ्ट हैंड साइड की पावर है ना, ये वाली, इनकी पावर को राइट हैंड साइड की पावर से कंपैरिजन करना है। तो हम कंपैरिजन तभी तो कर सकते हैं जब इन दोनों के बेस बराबर हो। तो मैं m को m से तो कंपेयर कर सकता हूं, लेंथ से कंपेयर नहीं कर सकता, टाइम से कंपेयर नहीं कर सकता। जिनके बेस सेम है उनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके उनकी वैल्यू लिख दो। तो देखना यहां पर भी m है, दिस इज m, यहां पर भी m है और यहां पर भी m है, दोनों तरफ m है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a इज इक्वल टू 1, ये 1 है जी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, यहां पर भी l है और यहां पर भी l है, तो कितना आ गया, माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अरे इसकी पावर 1 ही तो है। इसी तरह से यहां पर आइए, इसकी पावर कितना है, t, ये भी कितना है, t, तो कितना आ गया, माइनस a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस से जब कॉमन लेके काट दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। a की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दो और b की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो कितना आ गया, तो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू मुझे पता नहीं है कितना है, 1, तो ये तो कट गए, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो c की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी 1 है। इन तीनों वैल्यू को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये विस्कस फोर्स कितनी आती है, तो Fv इज इक्वल टू 6 पाई, ईटा की पावर कितनी है, a कितना है, 1, और फिर क्या है, ईटा v की पावर कितना है, b की पावर भी कितना है, 1, b भी 1 है, और r की पावर कितना है, c कितना है, वो भी 1 है। तो हमारा फार्मूला निकल गया Fv इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ सच में ही ये जो विस्कस फोर्स है इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी। अब इन पे कैसे डिपेंड करती है, अब इसने बताया, इसने बोला कि जो विस्कस फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी। तो अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को डालूं पानी के अंदर, दो ऑब्जेक्ट का सेम साइज है सब कुछ, इन दोनों को मैं एक पानी में डालता हूं और एक को मैं शहद में डालता हूं, कौन ज्यादा पोजीशन करेगा, शहद। क्यों? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है।
तो यहां से एक बात समझ में आएगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ईटा के। दूसरा हमने देखा किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पे। कैसे डिपेंड करता है रेडियस पे, जरा सुनो। तो हमने देखा कि जो लेयर इस ऑब्जेक्ट को टच कर रही है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो लेयर क्या करेंगे, इसे कम टच करेंगी। जब लेयर कम टच करेंगे तो अपोजिशन भी कम क्रिएट करेंगी। अरे कम क्रिएट हुआ ना, तो इसका मतलब विस्कस फोर्स कम है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज रेडियस। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। तुम्हें पता है, वो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जब लिक्विड की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती है उसको अपोजिशन करने के लिए उतना ज्यादा विस्कस फोर्स भी ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी। ये कहना है किसका था, स्टोक्स लॉ का कहना है। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट स्टोक्स लॉ।